गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आस्विक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। वीडियो की शुरुआत करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद फिर नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद या तो हम लिखेंगे डू या तो डज। इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। इतना चीज़ समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद फिर नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि हम लोग डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कब हम लोग डू लिखेंगे, कब हम लोग डज लिखेंगे। तो डू का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, ये आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग कहाँ पर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए डज का प्रयोग कहाँ करना है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है। डज हम कब लिखते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा, तब हम उस केस में क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक बार इसको फिर से समझते हैं डू और डज के प्रयोग के बारे में। तो डू आपको कब लिखना है, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डू या डज का प्रयोग होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर हम लोगों से ये वाली गलती हो जाती है ट्रांसलेशन के टाइम में, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। रूल क्या कहता है कि डू या डज का प्रयोग होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये रूल कहते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे तब उस केस में हम लोग वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको याद रखते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर वन क्या कहता है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो पत्र कौन नहीं लिखती है भाई, वह। तो वह के लिए हम लोगों ने इंग्लिश में क्या लिख दिया, सी। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट सी लिखा। उसके बाद सी के साथ हम लोगों ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया। डज के बाद क्या लिखा, नॉट के बाद फिर वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि लिखने की इंग्लिश क्या लिखा यहाँ पर, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र। तो एक पत्र की इंग्लिश हम लोगों ने क्या लिखा, ए लेटर। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखती है। इसको फिर से समझते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिया सब्जेक्ट सी, उसके बाद लिखा डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि राइट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए लेटर। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सी डज नॉट राइट अ लेटर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, हाँ पढ़िए जरा इसको। मैं 9 बजे नाश्ता नहीं करता हूँ। तो नाश्ता कौन नहीं करता भाई, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिख दिया गया, आई। उसके बाद आई के साथ हमेशा डू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया गया डू नॉट। उसके बाद नाश्ता करने की इंग्लिश देखिए यहाँ पर लिखा गया है टेक ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर लिख दिया गया टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद कब नाश्ता नहीं करता हूँ, टाइम क्या दिया गया है, 9 बजे, तो 9 बजे की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिख दिया गया, एट 9 AM। तो इसका हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। समझ में आ रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल था ये। आई के साथ हम लोगों ने क्या किया, डू नॉट का यूज़ किया। उसके बाद नाश्ता करने की इंग्लिश टेक ब्रेकफास्ट लिखा। उसके बाद जो 9 बजे था उसके लिए हम लोगों ने एट 9 AM लिखा। ठीक है ना, एट 9 AM क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब घड़ी का टाइम दिया, जैसे बजी बजा लिखा होगा, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, राकेश तेज नहीं दौड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये देखिए, राकेश तेज नहीं दौड़ता है। तो कौन तेज नहीं दौड़ता है, राकेश। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट क्या लिखा, राकेश। उसके बाद राकेश चूँकि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक, उसके बाद नहीं के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, यहाँ पर नॉट लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो शब्द लिखा गया है RUN, रन, रन हमारा क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर कैसे नहीं दौड़ता है भाई, तेज, तो तेज की इंग्लिश हम लोगों ने रन के बाद क्या लिख दिया, फास्ट। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, राकेश तेज नहीं दौड़ता है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, राकेश डज नॉट रन फास्ट। समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट राकेश लिखा, राकेश के बाद फिर हम लोगों ने क्या लिखा, डज, डज के बाद फिर लिखा नॉट, नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। उसके बाद ये जो एक एडवर्ब लिखा है तेज, तो तेज के लिए हम लोगों ने लिखा फास्ट। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, राकेश डज नॉट रन फास्ट। चलिए अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, ये वाला एग्जाम्पल, वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए क्या लिखा, दे। ठीक है ना, उसके बाद दे के साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया, डू, और इसमें साथ में लगाया नॉट। तो ये क्या हो गया, दे डू नॉट। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू, और साथ में नहीं के लिए नॉट लिखा। उसके बाद व्यायाम नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, टेक एक्सरसाइज। व्यायाम करने की इंग्लिश क्या लिखा है, टेक एक्सरसाइज। कैसे नहीं करते हैं भाई, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए क्या लिख दिया, डेली। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। वे प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते हैं। चलिए वेरी गुड, अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या लिखा है, ये वाला एग्जाम्पल, वह तुम्हें नहीं जानती है। तो कौन नहीं जानती है भाई, वह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया शी,
शी के बाद फिर क्या लिखा हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब डज और साथ में लिखा नॉट। तो ये हो गया सी डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है, नो। नो नो का मतलब क्या हो गया, जानना। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, किसको नहीं जानती है, तुम्हें। तो तुम्हें इंग्लिश लिख दिया यू। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो गया, सी डज नॉट नो यू, वह तुम्हें नहीं जानती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या कहता है, तुम शाम में बाजार नहीं जाते हो। तो कौन बाजार नहीं जाता है, तुम, यानी कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। यू के साथ फिर हम लोगों ने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिखा डू। डू के बाद फिर नहीं के लिए क्या लिखा, नॉट। इतना चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू लिखा, उसके बाद फिर नॉट। तो नॉट के बाद फिर क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो। तो यहाँ पर है जाते हो, तो जाते हो का इंग्लिश क्या हो गया, गो। ठीक है, कहाँ नहीं जाते हो भाई, तो कह रहा है कि बाजार। तो बाजार का इंग्लिश क्या होता है, मार्केट। तो हम लोगों ने क्या लिखा, यू डू नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, यू डू नॉट गो टू द मार्केट, तुम बाजार नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू द मार्केट। तो बाजार कब नहीं जाते हो भाई, तो लिखा है शाम में। तो शाम में एक इंग्लिश हम लोगों ने क्या लिख दिया, इन द इवनिंग। बात समझ में आ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, यू डू नॉट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। गुड। चलिए, आई होप कि आप लोगों को इन एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस।